हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि उसका क्या रूल्स होता है, और साथ में ही एक बात और देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये दोनों बातों को देखेंगे। देखिए आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर समझना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब होगा, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि v और लैम्डा ये आपका वैरी करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी v बाई लैम्डा ये रेशियो होता है, ये कांस्टेंट है। अर्थात जब भी आपको कोई वेव बोले कि वन मीडियम से अगर मीडियम में जा रहा है तो विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि इसका जो लॉस है उसको देखेंगे हम लोग। तो पहला नियम इसका क्या है कि अगर मान लिया जाए कि दो मीडियम हम ले रहे हैं, तो अगर मान लिया कि इस पर नॉर्मल लाइट को इंसिडेंट करा दें हम लोग, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ ध्यान देना है, अगर ऊपर में रेयरर और नीचे में डेंसर, तो ये जानना होगा आपको कि डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट आएगा, एक्चुअली अगर ये नहीं रहता मीडियम तो डायरेक्ट ऐसे चला जाता है, लेकिन ये है इसलिए नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगा, और ये आपका इस तरह देखिए आ रहा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी दिन में आई का मान आर से बड़ा होगा। ठीक है, जस्ट अगर रिवर्स करें इस बात को, ऊपर में ले ले हम लोग डेंसर और नीचे में ले ले रेयरर, ये स्थिति ले लो। फिर आप इंसिडेंट कराइए लाइट रे को, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये एक ही मीडियम रहता तो डायरेक्ट ऐसे चला जाता, लेकिन रेयरर है इसलिए अभी भागेगा नॉर्मल से, और ये आपका सिचुएशन है ऐसे। तो यहाँ पर आर जो है आई से बड़ा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए आप। दूसरा जो नियम है, जो कि स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो देखिए स्नेल्स लॉ को आप समझना है कि एक रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दूसरी बात एक और समझना है कि यहाँ पर दो टर्म आएंगे आपको, एक आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक आएगा रिलेटिव। तो जैसे हम बात करें इसको, अगर मान लीजिए सपोज करें ये आपका म्यू एयर ले लें और ये आपका म्यू मीडियम ले लें, जिसको म्यू कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया साइन आई बाई साइन आर। तो आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, कि इसको रफ ऐसे करिएगा कभी भी, म्यू ए साइन आई। अगर कभी भूल जाते हैं तो आप इस फॉर्मेट में याद कीजिएगा, म्यू मीडियम साइन आर। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका साइन आई बाई साइन आर, ये आपका म्यू मीडियम और म्यू एयर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, एयर ले लिए, तो ये डायरेक्ट आप म्यू मीडियम हो गया, म्यू कहेंगे इसको। तो ये एयर के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं तो डायरेक्ट आपका एब्सोल्यूट माना जाएगा। लेकिन अगर आप एयर को छोड़कर किसी और को लेते हैं, जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये ले लें तो, अगर ऐसा ले लें तो ये आपका रिलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू, जब विथ रेस्पेक्ट टू की बात करेगा तो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास हो जाएगा। देखिए
तो ये आपका वाटर कितना होता है 4/3 और ग्लास का कितना होता है 3/2, ये हो जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा। तो ये आपका रिलेटिव हो गया। इसको आप लिख सकते हैं म्यू वाटर और ग्लास को इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन होता है इस तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर एयर के एस्पेक्ट में आप ले लें एब्सोल्यूट होगा वो, और अगर एयर को छोड़ करके एक्सेप्ट एयर और कोई अगर आप मीडियम लेते हैं तो जो रिलेटिव केस कर जाएगा। जैसे एक देखिए एग्जांपल यहाँ पर, एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं उसको गौर से देखिए। जैसे आपको एक सवाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर μ12 μ23 और μ34, ये आपको निकालना है। एक से अधिक इसका ऑप्शन सही है। देखिए μ14, दूसरा ऑप्शन है μ41 और तीसरा ऑप्शन है 1/μ14, चौथा है आपका 1/μ41। देखिए इसको बनाना कैसे बनाएंगे, तो बस रिलेटिव जैसे उसमें हम लोग लिख रहे हैं उसको ब्रेक कर दीजिए। क्या लिखेंगे μ1/μ2, μ2/μ3, ये हो जाएगा आपका μ3/μ4। देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा μ1/μ4। एक तरीका तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 के रिस्पेक्ट में, एक आपका ये सही हो गया। देखिए तो पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ4/μ1, तो लिख देंगे 1/μ4 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये आपका 4 नंबर सही है। तो देखिए दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, ये भी क्वेश्चंस आता रहता है। अब देखिए स्नेल्स लगा करके जो है एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अगर मान लिया जाए सपोज कीजिए हम कि एक गिलास रखा हुआ है और इसके अंदर से अगर लाइट अगर आ रही है, ये √2 मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, और ये 45 पर इंसिडेंस किया है, तो आपको बताना है कि रे का क्या होगा जब इमरजेंट होगा तब। तो स्नेल्स को लगाएंगे, इधर एयर माना जाएगा, कुछ दिया नहीं है तो μ1 sin 45 और ये हो जाएगा 1 × sin r, तो √2 और ये क्या हो जाएगा 1/√2 और sin r हो गया, इधर कट जाएगा तो sin r बराबर कितना हो जाएगा 1, तो r इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री। अर्थात देखिए ये नॉर्मल लाइन है, इससे ये कितना भागेगा रेयर में 90 डिग्री, अर्थात सेपरेटिंग लेयर से चला जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग जो बात करेंगे वो और इम्पोर्टेंट है कि ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें ध्यान रखना है कि डेविएशन नहीं होता है, लेटरल शिफ्ट होता है उसमें, तो उसको देखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका देखिए जो हम लोग सामान्य रिजल्ट पढ़ते हैं उससे कुछ हट करके भी रिजल्ट इसमें आता है। जैसे आपको कहीं प्रूफ करने के लिए मिलेगा IT 1/1/1 - 1/b। देखिए ये रिजल्ट आपको लाना है, रिफ्रैक्शन अप्लाइड थ्रू ग्लास स्लैब, तो इस रिजल्ट तक हम लोग को पहुंचना होगा। देखिए जो आपको रेयरली एक्सप्लेन्ड कम जगह मिलेगा, तो इसको देखेंगे हम। तो ग्लास स्लैब लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये ग्लास स्लैब, अगर मान लिया जाए कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है लाइट को डायरेक्ट चला जाता, क्या होता है डायरेक्ट चला जाता। ये देखिए स्पष्ट, तो लेकिन ये है तो हम केवल दिखा दे रहे हैं आपको,
कि बाद में हम लोग को सुविधा होगा थोड़ा दिखाने में क्या स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको अगर हम लोग एयर ले लें तो यहाँ पर नॉर्मल रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये आपका लाइट नॉर्मल पर बेल्ट करेगा और ये आपका देखिए यहाँ पर, ये आपका इस तरफ यहाँ हो गया, एक रिफ्लेक्शन हो गया। इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पर नॉर्मल से R1 बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को क्या बोलेंगे, आई, अगर I1 बोले I1 माइनस R1। देखिए स्पष्ट देखिए आप, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो I1 होगा तो ये इस रे को देखिए जो डॉटेड रे है, और ये नॉर्मल लाइन को देखिए ये पूरा I1 है। और चूंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या है, ये वाला पार्ट R1 है, तो I1 पूरा है चूंकि, तो I1 माइनस R1 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा बात करें दूसरा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग मानेंगे I2, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो देखिए यहाँ डेंसर टू रेयर, यहाँ पर क्या था, रेयरर टू डेंसर था, और यहाँ डेंसर टू रेयर। अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा देखिए, तो ये आपका दूर भागता है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह ऐसे ये चला जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये सब कुछ कीजिए, अगर एक ही मीडियम होता तो ये ऐसे है ना, तो ये थोड़ा अवेग हो जाएगा, देखिए अवेग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जब भी पैरेलल रे होता है तो डेविएशन आपका 0 होता है, लेकिन इसके बीच जो अगर ये जो शिफ्टिंग है ये निकालना है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर जो डालेंगे देखिए ये निकालना है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं एक्स, यही निकालना है एक्स, ठीक है, इसी को निकालना है और फिर वहां तक हम लोग को पहुंचना है। तो यहाँ समझिए एक बात, ये आप गौर से ये देखिए, इस पर परपेंडिकुलर है, ये देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है ये, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स को रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो साइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो साइन साइन साइन, या एक पहले और एक बात प्रूव कर दे, एक चीज और पहले प्रूव कर दे आपको, तो कंफ्यूजन ना रहे कि डेविएशन 0 कैसे मानेंगे। पहले एक चीज और प्रूव कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ये आपका R2 है, तो पहले तो हम लोग इसको प्रूव करें डेविएशन 0, उसके बाद हम लोग उसके रिजल्ट पर आएंगे। तो डेविएशन को 0 कैसे बताएंगे, जब आपका I1 बराबर R2 हो जाएगा तो डेविएशन 0 आप मान लेंगे, क्योंकि जितना एंगल पर इंसिडेंस हुआ है उतना ही एंगल पर इमर्जेंट हो जाए तो कहा जाएगा कि डेविएशन 0 हो गया। उसके बाद जो पैरेलल शिफ्टिंग जो हो रहा है यहाँ पर, लेटरल जो शिफ्ट हो रहा है, पार्श्विक विकृति जो हो रही है, उसको हम लोग निकालें। तो पहले हम लोग इसको सिर्फ देख लें। तो देखिए बहुत स्पष्ट है, अगर मान लिया जाए इसको, अगर हम लोग मान लें और ये तो एयर है, तो देखिए स्नेल्स लॉ का अप्लाई बस आ जाएगा, 1 इंटू साइन I1 और न्यू साइन R1। तो यहां से साइन I1 और ये साइन R1 कितना हो जाएगा, ये म्यू हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब फिर हम लोग इसके लिए लगाएं, तो 1 नहीं, म्यू इंटू, देखिए म्यू इंटू साइन I2 इक्वल टू 1 इंटू साइन R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन R2 बाई साइन I2, नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ म्यू है, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, देखिए फ्रॉम 1 and 2, देखिए स्पष्ट हमने लगाया है यहाँ
म्यू साइन I2 और यहाँ 1 इंटू साइन R2, ठीक है। फिर इससे भी हम लोग म्यू निकालेंगे। अब इसको इक्वेट कीजिए, साइन I1 बाई साइन R1, तो ये हो जाएगा साइन R2 बाई साइन I। अब देखिए, अब हम लोग को करना है I1 R2 के बराबर है। देखिए आप एक चीज समझिए, यहाँ पर ये दोनों लाइन को देखिए, यहाँ पर इस दोनों लाइन, तो आप देख सकते हैं अल्टरनेट एंगल है। अगर दो पैरेलल लाइन उसके बीच में अल्टरनेट एंगल है, R1 बराबर I2 है, देख सकते हैं। तो R1 बराबर I2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन I1 इक्वल टू साइन R2, यहाँ से हो जाएगा I1 बराबर R2, अर्थात डेविएशन क्या हो गया, 0। स्पष्ट बात है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लिया जाए अगर ऐसे रहे यहाँ पर और नॉर्मल है, डायरेक्ट ये रे क्रॉस कर गया, तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपका डेविएशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि डेविएशन नहीं बढ़ा, पाथ उसका चेंज नहीं हुआ। लेकिन कब, इनिशियल और फाइनल, दो रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग उस रिजल्ट पर आते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग उस रिजल्ट पर आएंगे। देखिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं, जो रिजल्ट हम लोग चाह रहे थे कि लेटरल जो शिफ्ट हुआ एक्स को निकालेंगे। देखिए अब एक्स को निकालेंगे तो देखिए पूर्णतः क्लियर होना चाहिए और बड़े आराम से हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत होगा तो फिर मैसेज कीजिए, है ना। देखिए तो अब देखिए एक्स हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स निकालना है और इससे लाइन को रिलेट कर रहे हैं हम लोग हैप्पीनिस के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस एक स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन लेंगे हम लोग, और ये देखिए परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हैप्पीनिस है। तो कुछ नाम दे दें हम लोग, ए है, बी है, सी है, डी है, इसको भी बढ़ा के दे दें एम है, इसको दे दे एन है। अब देखिए सारा बनेगा, कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है आप। तो साइन I1 माइनस R1 कितना हो जाएगा, तो ये देखिए परपेंडिकुलर है एक्स और हैप्पीनिस क्या हो गया आपको, BC हो गया, BC, BC देख सकते हैं BC। अब लिखेंगे एक्स निकालना था हम लोग को, तो BC साइन I1 माइनस R1, ठीक है। अब BC अननोन है, तो BC कैसे निकालेंगे, देखिए ये देखिए परपेंडिकुलर और ये देखिए कुछ तो मानना पड़ेगा इसकी थिकनेस को, मान लिया जाए कि T है, तो जब ये T है तो यहाँ भी T, देखिए ये T दिया हुआ है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस ट्रेंगल में आइए, BMC ट्रेंगल, इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसके लिए तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको बेस और हैप्पीनिस में रिलेशन निकालना है, तो कॉस ले लेंगे, कॉस R1 T बाई BC, क्या होगा, T बाई BC, तो BC बराबर क्या होगा, T बाई कॉस R1, और यहाँ से x इक्वल टू निकल जाएगा T बाई कॉस R1 साइन I1 माइनस R। देखिए यही रिजल्ट आपको बुक्स में या एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके CBSE बोर्ड, ICC बोर्ड के बच्चों के यहाँ तक आपको पूछा जाएगा। लेकिन रिजल्ट में जो बड़ा कुछ की जगह खास सवाल दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, एक्स इक्वल टू आप ब्रेक कर दीजिए, T बाई कॉस R1 और यह जाएगा साइन I1 कॉस R1 माइनस कॉस I1 साइन R1, ये देखिए तोड़ देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंसीडर करना है, I1 R1 वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो जब स्मॉल होता है तो साइन I1 हो जाता है,
साइन R1 हो जाता है, लेकिन cos R1 क्या हो जाता है 1, क्योंकि एंगल उसका छोटा होगा तो cos 0 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोग करें इस बात को, x इक्वल टू टी। अब देखिए cos R1 क्या हो गया 1 हो गया, खत्म हो गया, मर गया। अब देखिए यहाँ पर साइन, ओ सॉरी इसको भी कर लेंगे अप्रोक्स, तो साइन I1 कितना हो गया, I1 हो गया, I1 हो गया, cos R1 1 हो जाएगा, चलिए भी गया, cos I1 ये भी आपका खत्म हो गया, तो ये बच गया आपको साइन R1। R1 को क्या लिख लें, R1 लिखते हैं ना, R1। देखिए ये हो गया, cos वाला तो आप देख रहे हैं, cos I1 भी क्या हो जाएगा, cos I1 भी 1 हो जाएगा, साइन ए cos बी, cos से साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको R1 का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, यहाँ पर लगाइए 1 इंटू साइन I1 और म्यू इंटू साइन R1। I1 बराबर क्या होगा, म्यू R1। R1 इक्वल टू क्या रखें, I1 बाई म्यू, इसमें पुट कर दीजिएगा, x इक्वल टू टी और I1 माइनस I1 बाई म्यू। अब आगे x इक्वल टू I1 को कॉमन लीजिए, t और 1 माइनस 1। देखिए अब आप रिजल्ट की तरफ पहुंच गए, देखिए प्रूफ हो गया, I या I1 एक ही बात है, तो इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार जो है कि दिया गया है, हालांकि नीट और जेई की ओर में ज्यादा इस तरह का सवाल पूछा जाता है जो एक्सेप्शनली होल्ड करता है यहाँ पर, तो इसको आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब का ये टॉपिक देखिए आप, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है आपको। तो रिफ्रैक्शन से हम लोग चले थे और यहाँ तक पहुंच गए, तो रिफ्रैक्शन के भी नियम को याद रखना है, 2 नियम होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान देंगे। तो थैंक्स टू ऑल, और शेयर कीजिए, और इससे होगा कि ग्रामीण बच्चों को ज्यादा सुविधा मिलेगी, और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको पूछना हो बता दिया जाए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट।